डियर स्टूडेंट्स, होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आइसोमेरिज्म का लेक्चर, जिसमें हम आइसोमेरिज्म के की कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज भी करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस भी करेंगे। तो देखो यार, बिना टाइम वेस्ट किए बच्चों शुरू करते हैं, सीधा स्टार्ट करते हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी अपने को ऐसा लगता है ना कि यार हम स्ट्रगल कर रहे हैं, परेशानी हो रही है, कैसे होगा, तो बेस्ट ये है कि इन थॉट्स को ज़्यादा समय ना दें, इन थॉट्स को ज़्यादा एंटरटेन ना करें, नहीं तो ये इंटेंसीफाई हो जाएंगी और ज़्यादा, और आपको और परेशान करेंगे। दैट इज़ बेटर टू आइडेंटिफाई व्हाट कैन बी डन एंड जस्ट डू इट। क्या कुछ किया जा सकता है। एक बात हमेशा मैं खुद से बोलता था कि अगर सिचुएशन कोई वर्स है एंड इफ़ वी कैन डू समथिंग अबाउट इट देन डू इट। अगर हम कुछ नहीं कर सकते देन लीव इट अप टू हिम। सीधी बात है ना। तो लेट अस स्टार्ट बच्चों। देखिए, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो देखो कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे कि आइसोमेरिज्म में दो पार्ट रहते हैं, एक तो स्ट्रक्चरल होता है, एक अपना स्टीरियो वाला पार्ट होता है। आइसोमेरिज्म के प्राइमरीली दो पार्ट है। स्ट्रक्चरल में, स्ट्रक्चर में यानी कनेक्टिविटी में डिफरेंस आता है, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि स्ट्रक्चर तो सेम होता है लेकिन 3 डायमेंशन में, ओरिएंटेशन में कुछ डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल में अगर बात करें पर्टिकुलरली, तो एक तो हमारे पास जो क्वेश्चन बनते हैं ना बच्चों, वो बनते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस मेनली। यस, दिस इज फाइन। यस, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने सामने C5H12O आ गया, और बताओ इसके कितने स्ट्रक्चर्स ऑप्टिकली एक्टिव हैं, बताओ कितने अल्कोहल्स पॉजिटिव लुकास टेस्ट देंगे। यानी आइसोमेरिज्म को किसी और चैप्टर से मिक्स करके भी जेईई मेन में कॉमनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में सबसे पहले अपने को ये आना चाहिए। जहां तक रिलेशंस वाली बात है, उससे क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं, आ जाते हैं पर कम आते हैं, जिसमें कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म के बेसिक्स से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। और हमारा तो स्ट्रक्चर बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रक्चरल में उतना ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं, नॉर्मली स्ट्रक्चर का यूज़ ज़्यादा आता है। अब दूसरा पार्ट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो पहले काम करते हैं, क्लासिफिकेशन जान लेते हैं कि आइसोमेरिज्म कितने टाइप का होता है। तो की पॉइंट्स को आप नोट भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा बच्चों कि जो आइसोमेरिज्म है प्राइमरीली ये दो तरह का है। एक तो होता है बच्चों स्ट्रक्चरल, एंड द सेकेंड वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल में कनेक्टिविटी का डिफरेंस आता है। कनेक्टिविटी का मतलब ये होता है कि भाई जैसे हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, आइसोमर्स में हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन मान लो कनेक्टिविटी में डिफरेंस आ जाए, या तो पेरेंट चेन की लेंथ ही अलग हो गई, या फॉर एग्जांपल हमारे पास पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया, या पोजीशन ऑफ लोकेंट चेंज हो गया, तो कनेक्टिविटी का डिफरेंस होता है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर, या इसी को कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी बोलते हैं, क्योंकि एटम्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अरेंजमेंट है, वो चेंज हो जाता है। लेकिन वहीं पे अगर हमारे पास स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन 3 डायमेंशन में जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट है, यानी कॉन्फ़िगरेशन। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, इन दोनों में आप देख सकते हो दोनों के दोनों 2 ब्यूटेनॉल है, बोथ ऑफ देम आर 2 ब्यूटेनॉल। लेकिन बच्चों यहाँ पे जो OH है, ये ग्रुप है अबव द प्लेन, आगे की तरफ है, और ये जो OH आपको दिखाई दे रहा है ये है बिलो द प्लेन, डैश में है। तो इन दोनों में डिफरेंस एज सच डायरेक्शन का है, सिर्फ ओरिएंटेशन का है। तो जब सिर्फ ओरिएंटेशन का डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर, है ना। ये बेसिक डिफरेंस अपने को पता होना चाहिए। अब स्ट्रक्चरल में फर्दर कई तरह के होते हैं, जैसे कि चेन आइसोमर, जैसे कि पोजीशन आइसोमर, जैसे कि फंक्शनल आइसोमर, जैसे कि मेटामर, जैसे कि टोटोमर। तो चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर, टोटोमर, रिंग चेन आइसोमर, इस तरीके से स्ट्रक्चर के वेरियस टाइप्स होते हैं। अब स्ट्रक्चर के वेरियस टाइप्स कैसे आए, जैसे चेन आइसोमर किसको बोलेंगे, या पोजीशन आइसोमर किसको बोलेंगे। तो बच्चों ये जो फर्दर क्लासिफिकेशन है ये निर्भर करता है कि डिफरेंस किस बात पे है, व्हाट इज द फंडामेंटल पॉइंट ऑफ डिफरेंस। पेरेंट चेन का लेंथ अलग हुआ तो चेन आइसोमर, अगर पोजीशन फंक्शनल ग्रुप की चेंज हुई तो पोजीशन आइसोमर्स, अगर फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया तो फंक्शनल आइसोमर्स, एंड सो ऑन, ऐसे होता है। तो ये जो पार्ट है इससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि रिलेशन बताओ ये मेटामर्स है कि नहीं, वो सब आ जाता है। अब यहीं पे स्टीरियो आइसोमर्स का फंडा अलग होता है। इसमें 2 तरह के पार्ट होते हैं बच्चों। इसमें एक तो होता है
कॉन्फॉर्मेशनल, कॉन्फॉर्मेशनल को अलग से हम बात करेंगे इसके बारे में, और एक होता है हमारा ऑप्टिकल, या इसको हम कॉन्फिग्रेशनल बोल सकते हैं, इसमें फिर फर्दर कुछ और भी आता है। अब ये जब हम समझेंगे कि भाई जो ओरिएंटेशन में डिफरेंस आ रहा है उसमें भी दो पार्ट होते हैं, कॉन्फॉर्मेशनल होते हैं, कॉन्फिग्रेशनल होते हैं, और जो कॉन्फिग्रेशनल होते हैं इसमें बच्चों ऑप्टिकल भी आता है और इसके अंदर ज्योमेट्रिकल भी आता है, यानी जीआई भी आता है। तो ओवरऑल पिक्चर अपने को क्लियर होनी चाहिए कि दो पार्ट्स हैं, एक तरफ स्ट्रक्चरल है, एक तरफ स्टीरियो है। जो स्टीरियो है वो स्ट्रक्चरल कभी नहीं हो सकता, ध्यान रखिए, दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है, क्योंकि स्टीरियो तभी होगा जब स्ट्रक्चर सेम होंगे, जब कनेक्टिविटी सेम होगी तभी हम इसकी बात करेंगे। तो बोथ आर इंडिपेंडेंट। स्टीरियो में फर्दर कॉन्फॉर्मेशनल है, कॉन्फिग्रेशनल है, और कॉन्फिग्रेशनल में दो प्रकार होते हैं। यानी आपसे कभी कोई पूछे कि बताओ इसके कितने कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर हैं, तो कॉन्फिग्रेशनल आइसोमर बच्चों कहां से पता लगेंगे? ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल, दोनों को हमें ऐड करना पड़ेगा कॉन्फिग्रेशनल के अंदर। अगर आपसे कोई पूछे स्टीरियो आइसोमर्स बताओ, तो स्टीरियो आइसोमर्स में आपको सिर्फ कॉन्फिग्रेशनल बताने होते हैं, कॉन्फॉर्मेशनल नहीं बताने होते, क्योंकि कॉन्फॉर्मेशनल इनफाइनाइट आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रू आइसोमर्स हैं वो कॉन्फिग्रेशनल होते हैं। तो स्टीरियो आइसोमर कोई भी पूछे तो ये आएगा। तो आपको ओवरव्यू इससे मिल गया होगा कि आइसोमरिज्म का ओवरव्यू क्या है। इसमें स्ट्रक्चरल में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि स्ट्रक्चरल में क्या चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें रिलेशंस वाले क्वेश्चन कम आते हैं, मेनली स्ट्रक्चर ड्रॉ करना ज्यादा आना चाहिए। फिर बात आती है स्टीरियो में। स्टीरियो में कन्फर्मेशनल से भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन इसमें हॉटेस्ट टॉपिक हमेशा ऑप्टिकल रहता है। तो ओवरऑल आइसोमेरिज्म में सबसे हॉटेस्ट टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें कायरल सेंटर कैलकुलेशन करना के काफी क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू के आते हैं जेईई मेन में। कायरल कंपाउंड है कि नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा कि नहीं, जीआई का कंडीशन या ओआई का कंडीशन ऑप्टिकल शो कर रहा है कि नहीं कर रहा, कैलकुलेशन हो रहा है जीआई का ओआई का कैसे होगा। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिक के जो रिलेशंस होते हैं इनैंशोमर डायस्ट्रोमर, इस सब से क्वेश्चन आता है। आरएस कॉन्फ़िगरेशन ईजेड नोटेशन से क्वेश्चन आ जाता है। तो और कॉन्फर्मेशनल से अगर हम बात करें तो कॉन्फर्मेशनल के बेसिक्स से क्वेश्चन आता है, बहुत डीप में क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आता। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम की कॉन्सेप्ट्स को, जैसे स्ट्रक्चरल में कुछ की कॉन्सेप्ट्स को हम रिवाइज करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, फिर स्ट्रक्चरल से आगे चलेंगे। ठीक है, तो बाकी जो पोर्शन बचेगा, जैसे आज के लेक्चर में हम स्ट्रक्चरल कर लेंगे, कोशिश है कुछ आगे वाला पार्ट यानी स्टीरियो में भी कुछ पार्ट कर लेंगे, बाकी पोर्शन और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कुछ की पॉइंट्स आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा जो अपने को पता होना चाहिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के की पॉइंट्स। तो सभी हेडिंग लगा लीजिएगा, की पॉइंट्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, की पॉइंट्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसमें सबसे पहला मैं चेन एंड पोजीशन से रिलेटेड बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास एन हेक्सेन है, 6 कार्बन है यहाँ पे। अब 6 कार्बन की बजाय यहाँ पे हो गए 5 और यहाँ पे आ गया मिथाइल। अगर यहीं पे हो गए 4 और यहाँ पे हमारे पास 2 मिथाइल। ध्यान से देखिए, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन पेरेंट चेन लेंथ अलग आ रही है। तो ये क्या हुए? चेन आइसोमर। ये क्या हुए? चेन आइसोमर्स। तो लिख लीजिएगा इस बात को, चेन आइसोमर्स हैव डिफरेंट पेरेंट चेन लेंथ, दे हैव डिफरेंट पेरेंट चेन लेंथ, दे हैव डिफरेंट पेरेंट चेन लेंथ। अब पोजीशन आइसोमर्स में क्या होता है? पोजिशनल आइसोमर्स में क्या होता है, आइए थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पाई बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है और यहाँ पाई बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे है। पोजीशन आइसोमर्स का पेरेंट चेन लेंथ सेम होता है, इस पॉइंट को लिख लीजिएगा। पोजीशन आइसोमर्स हैव सेम पेरेंट चेन लेंथ, पोजीशनल आइसोमर्स हैव सेम पेरेंट चेन लेंथ। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें सेम पेरेंट चेन लेंथ है तो यहाँ पे डिफरेंस किस बात का आ रहा है बच्चों? यहाँ पे डिफरेंस जो आ रहा है वो यहाँ पे पाई बॉन्ड की पोजीशन का आ रहा है। पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो पेरेंट चेन लेंथ सेम होती है। पोजीशन या तो पाई बॉन्ड की चेंज हो जाएगी या हमारा कोई लोकेंट है तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए इसमें एक क्लोरीन इधर लगा है, एक क्लोरीन यहाँ पे लगा है। मान लीजिए इस पर्टिकुलर केस में दोनों के दोनों क्लोरीन यहाँ पे लगे तो एक लोकेंट की पोजीशन चेंज हो गई। तो ये हो गया। डाउट हमें ऐसे केस में आता है, आइए देखते हैं वो डाउटफुल केस। जैसे कि मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाए जिसमें हमारे पास पेरेंट चेन का लेंथ भी चेंज हो रहा है और पोजीशन भी चेंज हो रहा है। जैसे आप देख सकते हो ऊपर और नीचे वाले केस में बच्चों, यहाँ पे हमारे पास पेरेंट चेन का लेंथ भी डिफरेंट है, उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो OH का पोजीशन है वो भी चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो
यहाँ पे ये फर्स्ट पोजीशन पे है और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेकंड पोजीशन पे है। तो अब क्या करें? तो देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पोजिशनल आइसोमर्स तभी हो सकते हैं जब पेरेंट चेन लेंथ सेम हो। यहाँ पेरेंट चेन लेंथ अलग होने की वजह से ये सीधा हमारे क्या होगा, दीज आर चेन आइसोमर, ये पोजीशन होंगे ही नहीं। तो एक कॉमन मिस्टेक होती है कि जब हम ये सोच लेते हैं कि अरे यार पोजीशन अलग हो गई, ठुल्लू पोजीशन को तू तभी कंपेयर कर सकता है व्हेन द रेफरेंस चेन्स आर इक्वल इन लेंथ, वो इक्वल लेंथ पे होनी चाहिए, तभी इनकी पोजीशन कंपेरेबल है, नहीं तो कंपेरेबल ही नहीं है। यू गॉट द पॉइंट? तो पोजीशन तभी चेक करोगे जब पेरेंट चेन लेंथ सेम होगी, यहां पे सेम नहीं है। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। चलते हैं अब आगे। तो ये की पॉइंट था इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब उसके बाद अगर फंक्शनल आइसोमर्स की बात करें, जैसे एक और क्वेश्चन होता है जिसमें कॉमनली बच्चे गलती करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास CHO इधर लगा हुआ है, ठीक है, और एक बार CHO यहाँ लगा हुआ है। अपने को देखना है कि इन दोनों के अंदर ये क्या रिलेशन है, व्हाट इज द रिलेशन। थिंक अबाउट इट बच्चों, सोचिए इसके बारे में, क्या आइसोमेरिक रिलेशन होगा इसमें। देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कई बार दिखने में पोजिशनल लगते हैं कि अरे यार CHO की पोजीशन चेंज हो रही है, यहाँ पे पोजीशन अलग है, यहाँ पे पोजीशन अलग है, लेकिन असल में नंबरिंग इसकी इधर से शुरू होती है। तो इसमें हमें IPSC नंबरिंग अच्छे से आनी चाहिए। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ से नंबरिंग होगी, और अगर नंबरिंग यहाँ से होगी बच्चा तो पेरेंट चेन लेंथ अलग हो जाएगी, और अगर पेरेंट चेन लेंथ अलग हो गई तो दे आर चेन आइसोमर्स। तो ये हमें छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान रखने होते हैं। तो चेन पोजीशन में यही मेनली होता है जिसमें हमें ध्यान रखना होता है। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि मान लीजिए बेंजीन के ऊपर इधर लगा है क्लोरीन एंड ब्रोमीन, और यहाँ पे अगर दूसरा बेंजीन रिंग है और यहाँ पे लगा है क्लोरीन एंड ब्रोमीन, आप भी बताइए दोनों क्या है, व्हाट आर दीज टू, कौन से आइसोमर्स है, सोच के बताइए कौन से आइसोमर्स है। आइसोमर्स है ही नहीं, आइसोमर्स है ही नहीं, दे आर द सेम कंपाउंड्स, बिल्कुल सेम है, क्योंकि नंबरिंग रिलेटिवली अगर चेक करोगे तो दैट विल रिमेन द सेम। तो बहुत बार क्या होता है, एक ही कंपाउंड को अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है, हमें ये पता होना चाहिए कि वो सेम होता है। एक टर्म आपने सुना होगा होमोलोग्स। होमोलोग्स वैसे जेई में क्वेश्चन इस टर्म से कम आता है, लेकिन ये 10th क्लास में हमने 9th-10th में पढ़ा होता है। होमोलोग्स का मतलब होता है बच्चा जिनमें फंक्शनल ग्रुप उनका सेम होता है, बस पेरेंट चेन लेंथ में डिफरेंस होता है। फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, सब सेम होता है, लेकिन पेरेंट चेन लेंथ क्या होती है, एक कार्बन का डिफरेंस आता है। जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब क्या है, ये होमोलोगस सीरीज के मेंबर है। जैसे कि मिथेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनॉल, ये सब क्या है, होमोलोगस सीरीज के मेंबर। तो होमोलोगस, तो जो होमोलोग्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक होमोलोगस सीरीज के मेंबर होते हैं। और होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, दे मस्ट हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम जनरल फॉर्मूला, सेम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट वैल्यू। यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना, हमें DB निकालना बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो अब स्ट्रक्चर में अगला पार्ट, अगर मैं फंक्शनल ग्रुप की बात करूं तो फंक्शनल आइसोमर तो बहुत आसान है। जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखेंगे तब मैं आपको थोड़ा DB कैलकुलेशन के बारे में, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के बारे में भी बताऊंगा बच्चों। तो यहाँ पे फंक्शनल आइसोमर्स में तो बहुत ही सिंपल होता है, अपना जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना वही चेंज हो जाता है। जैसे कि अल्कोहल एंड ईथर हो गया हमारे सामने, ये देखिए इन दोनों में, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल रिमेन सेम ओनली, लेकिन फंक्शनल ग्रुप ही बदल गया। तो अल्कोहल ईथर हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर हो गया। इसमें एक खास बात ध्यान रखने की ये है कि हमारे पास जो फिनॉल होता है ये नॉर्मल अल्कोहल से अलग फंक्शनल ग्रुप माना जाता है। तो जैसे मान लो हमारे पास ये पी-क्रेसॉल कंपाउंड है, इसका नाम लिख लीजिएगा पी-क्रेसॉल, पैराक्रेसॉल। अब यहाँ पे इन दोनों में अगर आप देखोगे पैराक्रेसॉल एंड बेंजाइल अल्कोहल, सो इन द पी-क्रेसॉल एंड बेंजाइल अल्कोहल बच्चों ये दोनों जो हैं these are functional groups, क्योंकि फिनॉल is treated as a separate functional group, अलग होता है वो नॉर्मल जो अल्कोहल होता है उससे। तो ये हमें पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें अमाइंस का भी पता होना चाहिए। अमाइंस जो होते हैं बच्चों, अमाइंस भी दे आर ट्रीटेड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, उनको भी अलग फंक्शनल ग्रुप माना जाता है जब उनकी डिग्री बदलती है। जैसे कि यहाँ पे ये 3 डिग्री है, यहाँ पे ये 1 डिग्री है, पर 3 डिग्री 1 डिग्री दे आर ट्रीटेड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स ऑल टुगेदर। यू गॉट द पॉइंट बच्चों। सो ये होता है। तो चेन की खास बात, चेन और पोजीशन में कुछ खास बात थी वो पता लग गई आपको, फंक्शनल में आपको पता लग गई है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास अगला जो की पॉइंट है, आइए उसके बारे में बात करते हैं, दैट इज रिगार्डिंग
रिंग चेन आइसोमर्स। देखिए रिंग चेन के अंदर क्या होता है ना, रिंग चेन में हमारे पास जो पेरेंट चेन होती है, एक तो रिंग होती है और दूसरी जो पेरेंट चेन होती है दैट इज एक्चुअली ओपन चेन। एक तो जब किसी एक की पेरेंट चेन साइक्लिक हो और दूसरे की पेरेंट चेन ओपन चेन हो, तो इन दैट केस दैट इज, आई थिंक यू गॉट द पॉइंट, ठीक है, उस केस में ऐसा कुछ हो जाता है। अब चलते हैं हम जिंदगी में थोड़ा सा आगे। ये आपने देखा, ये आपने देखा। अगला जो पॉइंट है दैट इज रिगार्डिंग कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। तो उससे पहले मेटामर्स के बारे में बात कर लेते हैं। मेटामर्स को कैसे पहचानते हैं? देखो मेटामर्स को ऐसे पहचानते हो, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है कुछ ऐसा और यहाँ पे लगा है मिथाइल एंड यहाँ पे लगा है प्रोपाइल, 3 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ। अब यहीं पे मान लीजिए कुछ ऐसा लगा है, यहाँ पे लगा है हमारे पास इथाइल और यहाँ भी लगा है इथाइल। अब इन दोनों में आप देखोगे ना बेटा, तो इन दोनों में पेरेंट चेन लेंथ में भी डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे 3 कार्बन है या 2 कार्बन है, लेकिन आप देख सकते हो इस ईथर के अक्रॉस, इस ईथर के अक्रॉस जो एल्काइल ग्रुप्स हैं वो अलग है। जैसे कि यहाँ मिथाइल था तो इधर आपने देखा इथाइल आ रहा है, यहाँ प्रोपाइल था तो यहाँ आपने देखा इथाइल आ रहा है। तो मेटामर्स जो होते हैं बच्चों, दे हैव डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स अक्रॉस द ब्रिजिंग फंक्शन ग्रुप। एक ब्रिजिंग फंक्शन ग्रुप का कॉन्सेप्ट होता है जिसके अक्रॉस जो हमारे पास एल्काइल ग्रुप है वो अलग होते हैं। अब कई बच्चे सोचेंगे सर ये तो दोनों सेम है। अरे ठुल्लू, इन दोनों को कंपैरिजन नहीं करना, जो ऊपर वाला कंपाउंड है उसको नीचे वाले से कंपैरिजन करना है आपको, ठीक है। तो दैट इज हाउ इट इज टू बी डन, इस तरीके से इसको किया जाता है। तो मेटामर्स में ध्यान देना है। मेटामर्स का एक और एग्जांपल मैं आपके सामने दिखाता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कीटोन्स जो होते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कीटोन्स में। जैसे कि यहाँ पे ये दोनों जो कीटोन है, दीज आर मेटामर्स एज वेल। आप देखिए मेटामर्स किस तरीके से है। ये जो सी डबल बॉन्डो है इसके अक्रॉस जो एल्काइल ग्रुप्स यहाँ प्रेजेंट हैं, यहाँ पे अलग एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। These two are not identical, these are metamers. तो मेटामर्स मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर कि क्या होते हैं। आइए मेटामर का एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ मिथाइल है और एस्टर है और यहाँ पे भी हमारे पास यहाँ पे इथाइल है, समथिंग लाइक दिस। अब आप देख सकते हैं बच्चों कि जो COO अपने को दिखाई दे रहा है, अगर COO की बात करें तो आप बोलोगे सर यहाँ मिथाइल है, यहाँ भी तो मिथाइल है, लेकिन ठुल्लू ध्यान रख कि ये मिथाइल C डबल बॉन्डो से जुड़ा है और ये मिथाइल ऑक्सीजन से जुड़ा है। ओके, सो दैट इज द रीजन कि यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट इज द रीजन कि यहाँ पे हमारे सामने मेटामर्स हैं, दे हैव डिफरेंट ग्रुप्स। तो इसमें मिथाइल को इससे कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन। तो यहाँ पर रिंग चेन हो गया, मेटामर्स का आपने देख लिया। अब हम कुछ कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म से रिलेटेड खास बात करते हैं। देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास सिंपल सा कीटोन है और इसका इनॉल हमें बनाना है। तो किसी भी कीटोन का इनॉल हम कैसे बनाते हैं? तो किसी भी कीटोन का इनॉल बनाने के लिए सबसे पहले हमें कीटोन में चाहिए होता है अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब अल्फा हाइड्रोजन लेफ्ट में भी है राइट में भी है, तो आप कहीं से भी अल्फा H निकाल दो। अल्फा H प्लस जब निकालोगे तो यहाँ माइनस चार्ज आएगा बच्चा। अब ये माइनस इस पाई बॉन्ड के साथ करेगा रेजोनेंस, रेजोनेंस करके नेगेटिव चार्ज विल कम ऑन द ऑक्सीजन और उसको फाइनली सॉल्यूशन से हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल होता है इनॉल फॉर्म बनाना, जिसमें हम H को रिमूव करते हैं, रेजोनेंस करते हैं और फाइनली अल्फा H को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है। तो इनॉल होने के लिए ये बहुत जरूरी है, इनॉल बनने के लिए एटलीस्ट एक अल्फा H कीटोन में होना चाहिए। तो इस बात को लिख लीजिएगा, फॉर इनॉल फॉर्मेशन, फॉर इनॉल फॉर्मेशन एटलीस्ट वन अल्फा H, एटलीस्ट वन अल्फा H मस्ट बी प्रेजेंट इन कीटोन। कम से कम एक तो अल्फा H होगा भाई, तभी तो होगा, ठीक है। बिना अल्फा H के काम नहीं चलेगा। अब इसमें क्या होता है बच्चों, इनॉल का परसेंटेज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, लाइक ऑलमोस्ट मतलब इसका 1.5 इंटू 10 की पावर -4%, मतलब बहुत ही कम होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो इनॉल इतना लो क्यों बनता है? तो लिख लेना इस बात को, इनॉल परसेंट इज वेरी लो, इनॉल परसेंट इज वेरी लो, इनॉल परसेंट इज वेरी लो बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वीक C डबल बॉन्ड C। यहाँ पर रीजन इसका ये होता है कि जो बॉन्ड बनता है ना वो C डबल बॉन्ड C बनता है
और जो टूटता है, जो ब्रेक होता है, वो C डबल बॉन्ड O होता है। अब C डबल बॉन्ड O ब्रेक होने की वजह से उसको तोड़ने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज वेरी हाई। सो उसको तोड़ना इज एनर्जेटिकली नॉट फेवरेबल। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ के वीक बनाना लाइफ में भी तो फेवरेबल नहीं होता ना। तो इन वेरी दैट सेंस C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड C आपको जो दिखाई दे रहा है, आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड C, इस कारण तो रीजन लिख लिया ना आपने, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वीक C डबल बॉन्ड C, इनॉल इज वेरी लो, बहुत कम होता है। कैसे बनाते हैं आपने देख लिया। अगला पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखने का, वही मैंने बोला ना, अल्फा H होना चाहिए। तो जैसे हमारे पास इस तरह का कुछ जमूरे आ जाए ना, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड हो गया, या फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बेंजल्डिहाइड हो गया, या हमारे पास इस तरह के कुछ प्राणी हो गए, तो ये सब जो है ना, ये हमारे टोटोमेरिज्म शो नहीं कर पाएंगे। दे वॉन्ट बी एबल टू शो टोटोमेरिज्म। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर ये शो तो कर पाएगा, यहाँ तो हमारे पास अल्फा H है। नहीं बेटा, अल्फा H हम तभी मानते हैं जब कार्बन हमारा sp3 हो, यहाँ कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो व्हेन यू नो H is attached to sp2 carbon, it is not considered to be alpha H। अब क्यों भाई, ऐसा क्यों? हर चीज में हम क्यों क्यों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रीजन भी हर चीज का होता ही है, कुछ का मास्टर को पता होता है, कुछ का नहीं पता होता है, कुछ का फैक्ट भी होता है बहुत बार। यहाँ पे इसका रीजन ये होता है कि इसका H+ निकाल के देखो, इसका H+ निकाल के देखोगे तो दैट नेगेटिव चार्ज, दैट लोन पेयर विल नॉट बी अंडरगोइंग रेजोनेंस, रेजोनेंस नहीं कर पाएगा वो C डबल बॉन्ड O के साथ, इसलिए ऐसा होता है। तो ये हमको पता लग गया इनॉल में कि भाई क्या होता है। अब सवाल ये है कि क्या इनॉल जो होता है, जैसे हमने कई सारे की पॉइंट्स देख लिए, अब अगला की पॉइंट देखते हैं इसके अंदर। अगला की पॉइंट ये है कि क्या इनॉल परसेंटेज कभी हाई होता है, कभी इनॉल परसेंटेज सिग्निफिकेंट होता है? यस, बिल्कुल होता है बेटा। इनॉल परसेंट हाई हो सकता है खासतौर पे डाई कीटो कंपाउंड्स में। अगर हमारे पास सबसे पहले कीटो एस्टर हो, ये कीटो एस्टर है, क्योंकि कीटोन और एस्टर है तो भाई कीटो एस्टर ही बोलूंगा, कीटो झंडूलाल तो बोलूंगा नहीं, इसका नाम कीटो एस्टर है तो यही बोलना चाहिए। अब यहाँ से जब इसका इनॉल फॉर्म बनाएंगे तो इसका इनॉल फॉर्म पहले से सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका जो अल्फा H है ना बच्चों, वो पहले से ज़्यादा एसिडिक है। H+ निकालना आसान हो गया क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस इज मोर स्टेबल। तो आपने देखा इनॉल का प्रतिशत का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब बात ऐसी है कि अब ये इसके साथ रेजोनेंस करेंगे, क्योंकि एस्टर में तो खुद में ही रेजोनेंस हो रहा था, तो हम जब इसका इनॉल बनाएंगे तो वो इनॉल बनेगा कुछ ऐसा बच्चों। अब यहाँ पे H आ जाएगा, फाइनली H आ जाएगा और ये इस O के साथ H बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे दो फैक्टर फेवर कर रहे हैं पहले से बेटर, जो बेसिकली ये जो C डबल बॉन्ड C कमजोर तो अभी भी बनेगा, C डबल बॉन्ड C हमेशा कमजोर बनेगा, पर ये जो एनर्जेटिक नुकसान हो रहा है, लगभग 50 किलो जूल का नुकसान होता है, उस 50 किलो जूल के नुकसान की क्या कोई भरपाई कर पा रहा है? इज देयर समथिंग? तो यहाँ पे ये जो H बॉन्डिंग हो रही है और जो यहाँ पे ओवरऑल रेजोनेंस भी हो रहा है, इससे थोड़ा एनर्जेटिकली मतलब नुकसान की भरपाई हो रही थोड़ी सी, यानी अभी भी ओवरऑल नुकसान ही है लेकिन नुकसान थोड़ा कम हुआ, जख्म पे मरहम लग गया। तो आपने देखा कि इनॉल परसेंट विल इंक्रीज। इनॉल परसेंट कब इंक्रीज होगा? जब हमारा इनॉल स्टेबलाइज होगा। अब इनॉल स्टेबलाइज कैसे होगा भाई? वही इनॉल वैसे ही स्टेबलाइज होगा भाई, H बॉन्डिंग से होगा, रेजोनेंस से होगा, एरोमेटिसिटी से होगा। गॉट इट? तो इस बात को लिख लीजिएगा, इनॉल परसेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनॉल परसेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल। इनॉल जितना स्टेबल है, स्टेबिलिटी किस चीज के प्रोपोर्शनल है? लिख लेना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिसिटी स्लैश रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी स्लैश रेजोनेंस स्लैश इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। ओके, तो परसेंटेज यहाँ इनॉल का पहले से बढ़ गया। अब यहाँ इनॉल का परसेंटेज एक्वस फेज में अलग रहता है, लिक्विड फेज में अलग रहता है, ठीक है? तो अलग अलग वेरिएशन होता है, लेकिन पहले से इंक्रीज हो जाएगा, ये बात सत्य है। अब यहाँ पे अच्छा एक और पॉइंट साथ में जो मैंने पहले ही बताया था कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्फा H, ये जरूर लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ते ही बहुत फर्क पड़ जाता है। जैसे कि इसी का अगला एग्जाम्पल है, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चा, जिसमें हमारे पास
एसिटाइल एसीटोन है, इसका नाम हमें पता होना चाहिए, एसिटाइल एसीटोन। अब ये एसिटाइल एसीटोन की अगर हम बात करें बेटा, तो यहां पे इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर अल्फा एच पहले से भी अधिक एसिडिक है। और क्यों ज्यादा एसिडिक है? क्योंकि दोनों तरफ कीटोन है, दोनों तरफ कीटोन है तो दोनों का माइनस एम लग रहा है यार, दोनों का माइनस एम उसको स्टेबलाइज कर रहा है। ठीक है, डन है, ओके। तो यहां पे हमें फाइनली ये मिल जाएगा, दैट इज हाउ इट इज टू बी डन। इस तरीके से ये हो जाएगा और यहां इनॉल पहले से भी बढ़ जाएगा, तो ये पर्टिकुलर केस में इनॉल परसेंट विल बिकम वेरी वेरी हाई। आइए देखते हैं अगला एक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में देखते हैं, उससे काफी कुछ क्लैरिटी आएगी अपने को। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है कुछ ऐसा, अब इससे हमें इनॉल बनाना है। अब जैसे कि मैंने बताया था, ये वाला कार्बन जो है, बताओ ये होगा क्या? ये अल्फा एच यहाँ पे होगा? नहीं होगा। तो यहां से हम अल्फा एच निकालेंगे इस वाले पार्ट से। अब इससे जब अल्फा एच निकालेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज जब यहां पे आएगा तो अब क्या होगा? कुछ नहीं, अब रेजोनेंस करो, बढ़िया। रेजोनेंस करके यहां पे नेगेटिव चार्ज क्या बन जाएगा भाई? फाइनली फिनॉक्साइड बनेगा और फिनॉक्साइड को H मिलेगा तो फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये जो कंपाउंड था पहले, ये फिनॉल में बन गया, एरोमेटिक बन गया। तो पहले एरोमेटिक नहीं था, बाद में बन गया। एरोमेटिसिटी अचीव होने से लगभग 150 किलो जूल का बेनिफिट होता है। और वीक बॉन्ड बनने से नुकसान कितने का हुआ? 50 किलो जूल का। तो लॉस 50 का हो रहा है, फायदा 150 का। तो टोटल ओवरऑल फायदा कितने का बताओ? 100 किलो जूल्स का बेनिफिट होता है। यानी इसका परसेंट लगभग 100 बनता है, ऑलमोस्ट 100% बनता है। लेकिन यहीं पे एक क्वेश्चन आया भी था, ये जेई में क्वेश्चन आ भी चुका है इस तरह का। अगर यहाँ पे ट्राइकीटो कंपाउंड है इस तरह का, इसका इनॉल बनाओ, एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करो और इसका एक इनॉल फॉर्म बनाने की ट्राई करो। ट्राई टू फॉर्म दिस इनॉल। चलो मैं एज्यूम कर रहा हूं कि तुमने ट्राई किया होगा। वैसे मैं जानता हूं ये एजम्पशंस बहुत बार गलत होती हैं, लेकिन वही बात है यार, करियर आपका है, आपको ही इसमें आगे बढ़ना होगा। तो इसका जब इनॉल बनाओगे ना, तो इसमें सब जगह से मिलके इनॉल मैंने इसलिए बनाया क्योंकि इससे जो स्पीसी बन रही है वो क्या बन रही है? दैट इज एरोमेटिक इन नेचर, वो एरोमेटिक है भाई। तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप सोचिए, एरोमेटिक बनाने के लिए हमें 3 C डबल बॉन्ड तोड़ने पड़े, तो 3 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़ने पड़े ना, तो नुकसान 50 का नहीं हुआ इस बार, नुकसान भी 150 का है और फायदा भी लगभग 150 का है। तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ऑलमोस्ट इसका परसेंटेज भी कम ही आता है, अराउंड 49.9% आता है। तो समझ में आई बात कि इनॉल पहले से कम क्यों हुआ? बिकॉज यहां पे एक ही C डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है इनॉल बनाने के लिए, यहां पे 3 तोड़ने पड़ रहे हैं, तब जाके हमारा इनॉल बन रहा है। यू गॉट इट? सो ये बात होती है बेटा, ये बात होती है बच्चा। तो आई थिंक अब बातें तो बहुत ही सारी होती है, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं न्यूमरस तरह के डिटेल में टोटोमेरिज्म में, लेकिन फंडामेंटली यही होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ अल्फा एच की बढ़ जाए और इनॉल की स्टेबिलिटी वेरियस फैक्टर से इंक्रीज हो जाए, तो दैट विल ब्रिंग अस मोर परसेंटेज ऑफ इनॉल कंटेंट। अब बात आ जाती है स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन वाली, कि स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कैसे बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया, सिंपली आ गया C4H8, बताओ भाई क्या स्ट्रक्चर है। तो हमारे सामने जब भी कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आए, पहला काम होता है बेटा DB निकालना, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना। इसी को डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी बोलते हैं। और इस नंबर से हमें क्या पता लगता है? ये जो डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन भी बोलते हैं, DU भी बोल देते हैं, इसका दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे ये हमें क्या बताता है, बताता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला बहुत ही कॉमन है, C+1 माइनस ऑफ H+X माइनस N डिवाइड बाई 2, ये होता है। जिसमें C होता है नंबर ऑफ कार्बन, H होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन, X होता है नंबर ऑफ हेलोजन, N होता है नंबर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है। अब कई बच्चे सोचेंगे सर इसमें ऑक्सीजन नहीं है, ये नहीं है। भाई फॉर्मूला इस तरीके से डिजाइंड है कि अगर फॉर्मूले में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ऑक्सीजन हो भी तो भी सही आएगा जवाब। ठीक है। C+1 माइनस ऑफ H+X माइनस N डिवाइड बाई 2, ये होता है। अब इसको जब लगाओगे तो इससे कुछ वैल्यू आएगा, जैसे यहाँ पे आप निकालोगे तो वैल्यू विल कम आउट टू बी 1। तो ये वैल्यू जो आती है
1 2 3 ये हमें क्या बताती है? तो बच्चों ये हमें बताती है कि इस कंपाउंड के अंदर स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे हो सकते हैं। यानी 1 वैल्यू हमें बताती है कि या तो कंपाउंड के अंदर एक डबल बॉन्ड है या कंपाउंड के अंदर एक रिंग है। तो आइदर इट विल हैव अ पाई बॉन्ड और इट विल हैव अ रिंग, दोनों में से कोई एक होगा। तो आपने एक बात समझी कि ईच पाई बॉन्ड कंट्रीब्यूट्स 1 टू द डीबी वैल्यू। हर पाई बॉन्ड का योगदान जो होता है डीबी वैल्यू में 1 होता है, और हर रिंग का योगदान जो डीबी में होता है वो 1 होता है। सो दैट इज वाई दिस और दिस एंड नहीं होगा। अगर दोनों हो गए तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो इससे हमें अंदाजा लग गया ना भाई अब स्ट्रक्चर्स कैसे बनाने। अब स्ट्रक्चर क्या बन सकता है? अगर मैं ओपन चेन बनाऊंगा तो इसमें पाई बॉन्ड लगाऊंगा, पाई बॉन्ड या तो यहाँ आएगा या पाई बॉन्ड यहाँ आएगा। रिंग का साइज 4 है, 4 की बजाय 3 हो सकता है, और 3 में मिथाइल मुझे लगाना पड़ेगा। तो पाई बॉन्ड में कहीं पे भी लगाऊं, आईपीएसी नेम विल कम आउट टू बी सेम। मैं यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, यहाँ एक ही बात है। अगर रिंग होगी तो रिंग में सबसे बड़ी रिंग जो पॉसिबल है बच्चों वो ये पॉसिबल है, फिर अगली पॉसिबल ये है जिसमें एक मिथाइल आ जाएगा। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। तो आपने देखा कि डीबी वैल्यू का रियल यूज क्या है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू बच्चों हमें क्या करती है? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की वैल्यू, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो हमें स्ट्रक्चर्स का आइडिया देने के लिए है। ये हमें अनसैचुरेशन है या रिंग पॉसिबिलिटी है उसके बारे में हमें बताती है। यू गॉट इट? तो डीबी हमें मतलब बहुत बहुत जरूरी है इसके क्वेश्चंस कर पाना। अब स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं तो थोड़ा आइडिया मैंने दे भी दिया आपको। अब मैं कुछ और क्वेश्चन आपको बताता हूँ, जैसे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है कई। देखो छोटे क्वेश्चन शायद आप कर लेने चाहिए आपको। अब यहाँ पे मान लो हमारे पास है, ये अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे, मैं एक थोड़ा ठीक क्वेश्चन कराता हूँ फिर थोड़ा नॉर्मल भी करा दूंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है C4H7Cl। लेट मी डेमोन्स्ट्रेट दैट हाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चन। आप भी साथ साथ ट्राई कर लीजिएगा। मान लीजिए ऐसा C4H7Cl हमारे सामने आ जाए और इसका हमें dB वैल्यू चाहिए। dB निकालोगे तो दैट विल कम आउट टू बी 1। निकाल लो, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है। C+1 यानी 4 + 1 कितना आ गया? 5। H हो गया 7, 7 + X मतलब 1 हो गया तो 4। सही है, तो 1 आ गया। अब 1 आ गया तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, या तो पाई बॉन्ड है या तो रिंग है। पहले हम पाई बॉन्ड वाला पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले हमने 4 मेंबर्ड की पॉसिबिलिटी बना ली, चेन बना ली। पाई बॉन्ड या तो यहां बन सकता है या पाई बॉन्ड यहां आ सकता है। सिमिलरली पाई बॉन्ड यहां आ सकता है। हेलोजन लास्ट में लगाएंगे। सिमिलरली 4 मेंबर्ड रिंग ये हो सकती है या ये हो सकती है। अब लास्ट में लगाना है हेलोजन। तो हेलोजन कहाँ कहाँ लगाओगे? जहां जहां लगाओगे वहां वहां एक डिफरेंट कंपाउंड बन जाएगा। हेलोजन यहां आ सकता है, हेलोजन यहां आ सकता है, हेलोजन यहां, हेलोजन यहां। आप इसको बना बना के देखना, मतलब हर जगह लगा के देखना, आपको तब ज्यादा समझ में आएगा कि एक बार यहां लगाया, एक बार यहां लगाया, एक बार यहां, ये चारों अलग है। यहां पे जब लगाओगे 5वां बनेगा। यहां नहीं लगा सकते क्योंकि ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखे हैं। अगर एक और लगा डाला तो लाइफ में नो जिंगल आला, 5 बॉन्ड बन जाएंगे। कार्बन बेमौत मर जाएगा बेचारा, औकात से ज्यादा बॉन्ड बना लेगा। और हेलोजन कहाँ लगा सकते हो आप? यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहां लगाओगे तो क्या होगा? सोचिए, सेम बन जाएगा। फिर 7th 8th यहां बन सकता है। ये दोनों पॉइंट सेम है, ये दोनों पॉइंट्स भी सेम फंडा एप्लीकेबल है, ओके। अब यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे हमारे पास कुछ इस पॉइंट पे Cl लग सकता है, यहां पे देख सकते हो। तो यहां तो 7 8, यहां पे 9th, यहां पे 10, यहां पे 11 और यहां पे 12। अब मैं ये बात क्लियर कर देता हूं कि कई बच्चे सोच रहे होंगे सर इतना फास्ट हम कैसे कर सकते हैं? प्रैक्टिस से कर सकते हो आपको, लेकिन शुरू में अलग अलग बनाना पड़ेगा, अलग अलग मतलब कंपाउंड को लेके बनाना पड़ेगा। कॉमन गलती कहाँ होती है इसमें? कॉमन गलती यहाँ होती है कि हमें ये समझ नहीं आता कि कोई सेम है या अलग है, उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे कि एक बार यहाँ लगा दिया, एक बार यहाँ लगा दिया, अब कैसे पहचाने? अरे बहुत आसान है यार, आप दोनों में देखो ना, यहाँ पाई बॉन्डेड वाले कार्बन पे हेलोजन लगा है, यहाँ पे नॉर्मल कार्बन पे Cl लगा है। लेकिन अगर मैं ऊपर लगाऊंगा तब तो सेम हो जाएगा ना, क्योंकि ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है। तो देख के समझ में आ जाता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जिनको देख के समझ नहीं आता। तो वो क्या कर सकते हैं? वो आईपीएसी नेम लिख सकते हैं। इनका आईपीएसी नेम लिख के पता लग जाएगा कि आइसोमर्स होते हैं, उनका आईपीएसी नेम अलग होना चाहिए। दे कैन नॉट हैव सेम आईपीएसी नेम। तो इसमें टोटल कितने बन गए? 12 बन गए, 12। इतने ज्यादा वाला वैसे नॉर्मली नहीं आता है,
पर मैंने आपको आइडिया दे दिया कि किस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब मैं एक डेमोन्स्ट्रेट करता हूं आपको अगला पॉइंट। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है कोई फंक्शनल ग्रुप, मतलब ऑक्सीजन वगैरह आ गया। अब क्या करूं? नॉर्मली अगर हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप होता है ना, तो हमें उसमें बच्चों कुछ कंडीशन दिया होता है। जैसे C5H12O दिया है। अब आपको बोल दिया कि बताओ कितने अल्कोहल्स बनेंगे, हाउ मेनी अल्कोहल्स विल बी देयर। तो पहले आप डीबी वैल्यू निकालोगे। इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना आएगा बेटा? 0 आएगा, गोल गोल अंडा। यानी ना तो इसमें कोई पाई बॉन्ड है, ना ही इसमें कोई रिंग है, दोनों में से कुछ भी नहीं है। अब रिंग भी नहीं है, पाई बॉन्ड भी नहीं है, तो क्या होगा? ओपन चेन होगा, सीधी बात है। अब फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? तो उसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, बता दिया ऑलरेडी, आपको पहले ही बता रखा है कि अल्कोहल है। तो ये हमारे पास 5 कार्बन है, ये हमारे पास 4 है, और ये रहे हमारे पास 3। ठीक है, चेन को ग्रेजुअली शॉर्टन करना होता है। पहले 5 मेंबर्ड, फिर 4 मेंबर्ड, फिर 3 मेंबर्ड। ठीक है, इस पे 1 मिथाइल, इस पे 2 मिथाइल। अब एक बात आप खुद सोचिए कि यहाँ मैंने इथाइल क्यों नहीं लगाया? अगर मैं इथाइल लगाऊंगा तो सेम बन जाएगा। अब मुझे अल्कोहल लगाना है। अल्कोहल लगाना है तो भाई अल्कोहल यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब ये बीच में वाइट कैसे हो गया, इसका मेरे को कुछ नहीं पता भाई, है ना। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी आ गई, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। दीज आर द 4 पॉसिबिलिटीज। अगर हम यहाँ पे और यहाँ पे लगाते हैं, बोथ आर एक्चुअली डिफरेंट, दे आर नॉट सेम। तो 3 यहाँ बन गए, 4 यहाँ बन गए। इसमें लगाओगे तो बेटा एक ही पॉसिबिलिटी आएगी, बाकी सब सेम है। और यहाँ बीच में क्यों नहीं आएगा वो आप समझ रहे हो, क्योंकि कार्बन बेचारा 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता, मर जाएगा बेचारा, मर जाएगा वो। ठीक है, तो आप इनको बना के देख सकते हो। मतलब आप एक एक करके यहाँ OH लगाओ, एक बार यहाँ लगाओ। इसके बाद वाले ये क्यों नहीं लिए? तो समझिए, अगर मैं ये 2 लेता तो रिपीटेशन हो जाता, सिमिलरली अगर मैं इसको लेता तो रिपीटेशन हो जाता। तो डाउट इसी बात पे आता है कि रिपीटेशन कहाँ हो रहा है। तो अब क्या करो, एक बार बना के देख लो, जस्ट मेक देम, बना लो एक बार, इसको भी लिख लो। यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ यार ये तो सेम ही बन रहा है। इधर से भी हमारे पास 2 पेंटेनॉल आएगा, इधर से भी 2 पेंटेनॉल आएगा, नंबरिंग तो सेम आएगी ना। तो इन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक बार जेई में आया था, ये है एडवांस्ड में आया था, पर ठीक है, एडवांस्ड के पुराने क्वेश्चन जेई में कई बार इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे C4H6 में कितने स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं? क्वेश्चंस इस तरह से भी आते हैं, हाउ मेनी थियोरेटिकली पॉसिबल स्ट्रक्चर्स, कितने थियोरेटिकली पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होंगे। तो हमारे पास है C4H6 एंड यू थिंक अबाउट इट कि कैसे इसमें हो पाएगा, हाउ दिस विल बी पॉसिबल। तो दिमाग लगाइए सभी के सभी, C4H6 में क्या होगा, व्हाट विल हैपन। C4H6, देखो भाई ट्राई कर लेना। अब देखो ये क्वेश्चंस थोड़े से मतलब सारे ही ठीक ठाक से हैं। C4H6 का dB वैल्यू निकालोगे तो दैट विल कम आउट टू बी 2। अब 2 dB वैल्यू में बेटा यहाँ पे हमारे पास या तो ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है, या हमारे पास 2 डबल बॉन्ड पॉसिबल है, या हमारे पास 2 रिंग पॉसिबल है, या हमारे पास 1 रिंग प्लस 1 डबल बॉन्ड पॉसिबल है। ये 4 पॉसिबिलिटी है। सोचिए ना, 2 वैल्यू तभी तो आएगी क्योंकि हर पाई बॉन्ड से, एक पाई बॉन्ड से एक वैल्यू आती है, तो 2 पाई बॉन्ड से 2 वैल्यू आ जाएगी। अब ये सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लोगे एक एक करके, तो हमेशा अप्रोच समझ में आया। Identify the dB value. With the dB value, you will be able to understand the types of structures which are possible. And now, once this possibility is there, आप क्या करने वाले हो? I think you got the point. इसके बाद एक एक करके स्ट्रक्चर बनाओगे। जब ट्रिपल बॉन्ड है, ओपन चेन में आपने किया ऐसा बनाया 4 मेंबर्ड, और ट्रिपल बॉन्ड एक बार यहाँ लगाया, एक बार ट्रिपल बॉन्ड बीच में लगाया। वैसे ये लीनियर होगा, ये मैंने ऐसे ही रिप्रेजेंट करने के लिए, अभी के लिए इजी बनाने के लिए कर लिया, बट असल में लीनियर होगा ये। तो दीज आर द 2 पॉसिबिलिटीज। अगर मैं यहीं पे डबल बॉन्ड लगाऊं तो या तो वो कॉन्जुगेटेड होंगे, रेजोनेंस में होंगे, या बेटा वो एडजेसेंट भी हो सकते हैं। थोड़ा स्टेबिलिटी कम होती है क्यूमुलिन्स की, बट दे डू एग्जिस्ट भी करते हैं। 2 रिंग्स की अगर मैं बात करूं तो देख के ऐसे समझ नहीं आएगा कि 2 रिंग कैसे बन सकती है, पर यस दे कैन। इस तरीके से 4 मेंबर्ड रिंग इज द बिगेस्ट रिंग विच इज पॉसिबल। उसमें इस तरह से बनाओगे तो 2-3 मेंबर्ड रिंग्स बनेंगे। अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा, सर इन रिंग में तो बड़ा स्ट्रेन है ना। अरे भाई, आपसे पूछा हाउ मेनी थियोरेटिकली पॉसिबल कंपाउंड्स आर पॉसिबल, वैसे ये भी पॉसिबल होता है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी बस इतना होना चाहिए कि बॉन्डिंग के रूल्स वायलेट ना हो, बॉन्डिंग के रूल्स वायलेट ना हो,
ये कॉमन गलती नहीं तो हम कर लेते हैं कि अरे सर स्टेबल नहीं लग रहा मेरे को, तो अरे ठुल्लू फंस जाएगा इस चक्कर में, ठीक है। बस ऑक्टेट रूल वायलेट नहीं होने चाहिए, बेसिक रूल वायलेट नहीं होने चाहिए। रिंग प्लस पाई बॉन्ड, आइए स्टार्ट करते हैं विद द बिगेस्ट रिंग। ये रिंग है, इसमें पाई बॉन्ड लगाओगे तो एक ही पॉसिबिलिटी है। छोटी रिंग ये पॉसिबल है जिसमें पाई बॉन्ड यहाँ आ सकता है, या पाई बॉन्ड यहाँ आ सकता है, या पाई बॉन्ड यहाँ आ सकता है। दीज आर द वेरियस पॉसिबिलिटीज। यू गॉट द पॉइंट बेटा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बन गए यार इसमें, समझ रहे हो। और नॉर्मली बच्चों को 9 बनाना मुश्किल हो जाता है, काफी मुश्किल हो जाता है। तो किस तरीके से क्वेश्चन करते हो, आई थिंक थोड़ा सा आपको फील आई होगी। लेकिन अगेन कई बच्चे कहेंगे सर मैं कैसे करूंगा, प्रैक्टिस से होगा। आप इन सवालों को दोबारा से अटेम्प्ट करके देखो, दोबारा से। मेरा पर्पस है आपको अप्रोच बताना, प्रैक्टिस तुम्हें करनी पड़ेगी छोटे छोटे सवालों की, जैसे C3H6Cl2, C3H5Br3, ठीक है। तरह तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तब जाके ये स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेस्ड स्ट्रक्चर्स आप अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। चलो आओ देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो देख लेते हैं, और फिर हम स्टीरियो पे भी हमला कर सकते हैं इफ टाइम परमिट्स टुडे। जैसे कि एक क्वेश्चन इस तरह का है, इसमें पूछा हुआ है, आपको दिख ही रहा है क्या पूछा हुआ है, तो ट्राई करिए इस क्वेश्चन को बच्चों सभी के सभी। वीडियो को पॉज करें एंड ट्राई दिस क्वेश्चन प्रॉपरली इफ यू कैन। चलो यार, होपिंग दैट आपने ट्राई किया होगा। देखो बेटा बात ऐसी है, इसमें पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर्स इज एन एग्जांपल ऑफ मेटामर्स। मेटामर्स कौन से, देखो मेटामर्स में फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ तो कीटोन हो गया और यहाँ एल्डिहाइड हो गया, तो ये तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है, ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप ही नहीं, तो ये कहाँ से होगा, इसमें तो ऑप्शन ही ये बचा है, ठीक है। और एल्कोहल में मेटामर्स होता ही नहीं है। मेटामर्स खासतौर पे इस तरह के कंपाउंड्स में होते हैं जहां पे हमारे पास होता है BFGP, ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप, BFGP, ठीक है। तो गहराई में मत सोच लेना कुछ इसके बारे में, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास BFGP जो है वो क्या है भाई, हाँ, ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप। तो इसके अक्रॉस अगर हम देखते हैं तो यहाँ इथाइल और यहाँ हमारे पास प्रोपाइल है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों तरफ प्रोपाइल है। तो विद दैट एग्जांपल यू कैन सी वेरी क्लियरली कि भाई क्या हो रहा है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें तो स्ट्रक्चरल GI आ गया, तो ये तो हम नहीं अभी नहीं कर पाएंगे। दिस क्वेश्चन वी कैन डू, ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। इसमें पूछा हुआ है कि कहाँ पे इनॉल कंटेंट मैक्सिमम आएगा। ट्राई करिए सभी के सभी बच्चों, एंड देन विल सॉल्व इट। तो स्ट्रक्चरल में की कॉन्सेप्ट्स आई थिंक आपको समझ में आ जाएंगे। नाउ व्हाट यू नीड इज, यू नीड मोर प्रैक्टिस। कीटो इनॉल के कंपैरिजन हो गया, स्ट्रक्चर्स बनाने का कंपैरिजन हो गया, ठीक है। विद मोर प्रैक्टिस दैट वुड बी डन वेरी क्लियरली। आई थिंक यू गॉट द अप्रोच दैट हाउ थिंग्स हैज टू बी डन, कैसे करने हैं अपने को। चलो बेटा इसका देखो, द करेक्ट आंसर इज 2। यहाँ पे आपको मैंने आज ये ऑलरेडी क्लास में बता दिया था कि भाई ये जो पर्टिकुलर दिया हुआ है ये हमारा कौन है भाई साहब, ये है एसिटाइल एसीटोन। दिस इज एसिटाइल एसीटोन। और अगर हम इसकी बजाय कोई और लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे NH2 ले लिया, तो ऐसे केस में NH2 लेने से या OCH3 लेने से क्या होगा ना, ये जो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है इसका खुद में भी रेजोनेंस होगा, यानी दिस C डबल बॉन्ड O विल बी इन रेजोनेंस विद दिस N लोन पेयर ऑफ N एज वेल। सो दैट इज द रीजन, दैट इज व्हाई इट हैपेंस। यू गॉट इट। तो दिस इज व्हाई यहाँ पे रेजोनेंस जो होता है वो रिलेटिवली वीक हो जाता है। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इज नॉट दैट स्टेबलाइज्ड, सो दैट इज व्हाई डाइकीटो इज मच मोर हैविंग मच मोर इनॉल कंटेंट देन कीटो एस्टर या ये कीटो अमाइड दिया हुआ है। यू गॉट इट, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस कीटो इनॉल से रिलेटेड और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का यूज तो आता ही है। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है असर्शन रीजन का, एंड डू दिस। वैसे आज हो जाना चाहिए, ये सबसे होना चाहिए। नहीं हुआ तो मतलब तुम्हें समझ में नहीं आया या तुमने मेहनत नहीं करी, दोनों में से कुछ तो है। तो इसको देखिए सभी के सभी। यस एवरीवन, हाँ जी बेटा, देखो सभी के सभी
इसका करेक्ट आंसर है सेकंड। भाई इनॉल फॉर्म ऑफ एसिटाइल एसीटोन, सीधी बात है, इंट्रामोलिकुलर रेस्पॉन्डिंग आज ही तो बताया है, और पहले का तो इनॉल फॉर्म ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, लेस देन 0.1%, बिल्कुल मैंने बताया था 1.5 × 10⁻⁴%, बहुत ही कम होता है। और यहाँ पे जो अगले वाला है एसिटाइल एसीटोन, इसका 15% दिया हुआ है। असल में बताऊं तो ये डिपेंडिंग ऑन द सॉल्वेंट है, ठीक है। किसी एक स्टेट में, पर्टिकुलर लिक्विड स्टेट में 76.4% भी होता है इसका इनॉल कंटेंट। तो इनॉल कंटेंट वेरीज विद द सॉल्वेंट एज वेल। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था ये वाली चीज, लेकिन ऊपर से दिख रहा था। ऐसा नहीं होता नॉर्मली कि स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट का एक पार्ट गलत और एक सही हो, ऐसा नॉर्मली नहीं होता है। अगर ऊपर कुछ लिखा हुआ सही है, जैसे ये सही था तो ये गलत नहीं हो सकता। तो इस बेसिस पे यू कुड हैव डन द जजमेंट राइट, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये और कर लीजिए सभी के सभी, डू दिस क्वेश्चन एज वेल। हाँ जी, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो। कर लिया? चलो मैं मान लेता हूँ कर लिया होगा। देखिए यहाँ पे C3H6O दिया हुआ है, जैसे ही आए सबसे पहले इसका DB वैल्यू निकालोगे, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा और ऑक्सीजन दिया हुआ है। तो इसमें अब क्या क्या पॉसिबल है, तो देखो यार यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक पाई बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है, रिंग की पॉसिबिलिटी भी है। पाई बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है तो ये तो सबसे क्लियर है कि इसमें एल्डिहाइड कीटोन बन सकता है, ठीक है। अब एल्डिहाइड कीटोन अगर हमारे सामने बन सकता है तो फंक्शनल ग्रुप तो हो ही गया। फंक्शनल ग्रुप अगर हो ही गया तो एक सिंगल करेक्ट में तो ये वैसे ही हो गया। तो ये सवाल डायरेक्टली मतलब बहुत ही सिंपल हो गया हमारे लिए, बहुत ही सिंपल हो गया, ज़रा सोचने की जरूरत इसमें पड़ी नहीं, ठीक है बेटा। तो अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हमने कई सारी चीजें देख ली हैं, अब स्टीरियो पे आते हैं। स्टीरियो के अंदर हम कॉन्फर्मेशनल पे आते हैं, सीधा हम कॉन्फर्मेशनल पे आते हैं। तो हेडिंग लगाओ सभी की सभी, कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स, कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स, कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स। मान लीजिए हमारे पास इथेन का मॉलिक्यूल है और इथेन के मॉलिक्यूल का इस तरह का हमारे पास एक सॉहॉर्स प्रोजेक्शन दिया हुआ है। दिस टाइप ऑफ सॉहॉर्स प्रोजेक्शन दिया हुआ है, इसको सॉहॉर्स प्रोजेक्शन देते हैं। इस तरीके से जब लेग्स बनी होती है ना ऐसे ऐसे, तो इसको सॉहॉर्स बोलते हैं। तो ये जो सॉहॉर्स आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, ये जो बीच में कार्बन और कार्बन आपको दिखाई दे रहा है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और ये भी हमारे पास sp3 है बेटा। और यहाँ पे इनमें अगर हम देखें तो sp3 में बड़ा प्यारा सुंदर ओवरलैप है। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये सिलेंड्रिकली, मतलब नॉट एग्जैक्टली सिलेंड्रिकली सिमेट्रिकल, लेकिन सिमेट्रिकल है, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल होने की वजह से सिग्मा बॉन्ड के अक्रॉस रोटेशन क्या होता है, फ्री होता है, यानी बहुत ही कम एनर्जी लगती है। तो पहली चीज तो अपने को ये क्लियरली लिख लेनी है कि ऑलमोस्ट फ्री रोटेशन, बल्कि लिखना फ्री रोटेशन टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर अक्रॉस सिग्मा बॉन्ड। फ्री रोटेशन टेक्स प्लेस अक्रॉस सिग्मा बॉन्ड एट रूम टेम्परेचर। सिग्मा बॉन्ड के अक्रॉस रोटेशन मजे में मस्ती में हो जाता है, बिल्कुल बहुत ही कम एनर्जी चाहिए होती है। अब ये जब हो जाता है तो होते होते ना इसके बहुत सारे फॉर्म बन सकते हैं, बहुत ही सारे फॉर्म बन सकते हैं, लेकिन प्री डोमिनेंट ये दो ही हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, एक पहले वाला है कि दूसरे वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये इनफाइनाइट फॉर्म्स बन सकती है ना, जब ये रोटेशन होगा तो रोटेशन होकर इनफाइनाइट फॉर्म बन सकती है। इन इनफाइनाइट फॉर्म्स को बोला जाता है कन्फर्मेशंस। दीज इनफाइनाइट फॉर्म्स आर नोन एज कन्फर्मेशंस। लेकिन उनमें से वो स्पेसिफिक कॉन्फर्मेशंस जो स्टेबल होती है उनको बोलते हैं कॉन्फर्मर्स। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन कभी आया नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि कॉन्फॉर्मर्स और कॉन्फर्मेशंस में डिफरेंट है। कॉन्फर्मेशंस तो इनफाइनाइट है, लेकिन कॉन्फॉर्मर्स ध्यान रखिए, कॉन्फॉर्मर्स है, कन्फर्मर नहीं है वैसे, कॉन्फॉर्मर्स, क्योंकि एक साथ बनते हैं। कॉन का मतलब होता है टुगेदर, ठीक है, फॉर्म एक साथ बन रहे हैं, एक साथ जब बनते हैं ना ऐसे रोटेशन से, उनको बोलते हैं। यू गॉट इट। तो कॉन्फर्मेशंस में सिंपली सिग्मा बॉन्ड के रोटेशन से बनते हैं। तो कॉन्फर्मेशंस आर फॉर्म्ड बाय रोटेशन अक्रॉस सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड में नहीं होगा क्योंकि उसमें रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, फ्री नहीं है। तो ये क्या है, ये बात समझ में आई आपको बेटा। और इसमें जो ये दो एक्सट्रीम फॉर्म बनती हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों की शेप इन्वर्टेड वाई है बॉन्ड्स की, यहाँ पे ऐसा भी बना सकते हैं, दोनों की वाई शेप भी बना सकते हैं। और दूसरी पॉसिबिलिटी आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन्वर्टेड
वाई शेप है और दूसरे केस में यहाँ पे स्ट्रेट वाई शेप है, तो इस तरह के फॉर्म को नाम दिया जाता है स्टैगर्ड। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरह के फॉर्म को नाम दिया जाता है एक्लिप्स्ड, या एक्लिप्स्ड बोल दो, एक ही बात है। तो मेनली टू टाइप ऑफ फॉर्म्स आर पॉसिबल कन्फर्मर्स में, एक तो स्टैगर्ड होता है, एक होता है कन्फर्मेशंस में एक्लिप्स्ड होता है। प्राइमरीली ये दो तरह की फॉर्म होती है, इनके फर्दर टुकड़े भी होते हैं, वो अलग बात है, वो हम अलग से बात करेंगे। अब स्टैगर्ड और एक्लिप्स में ज्यादा स्टेबल जो होता है नेचुरली वो स्टैगर्ड होता है, क्योंकि एक्लिप्स्ड में जो एटम्स होते हैं ना दे आर रिलेटिवली क्लोजर, और एटम्स अगर पास होंगे ना बेटा तो इनमें क्या होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा, इनमें डिस्टेंस कम रहेगा तो रिपल्शन विल बी मोर। यहां पे आपको दिखने में ऐसा लग सकता है इल्यूजन वाइज कि ये पास है, पर असल में 3 डायमेंशन में इन स्ट्रक्चर्स को देखोगे तो यू विल सी कि दीज हाइड्रोजन्स आर रिलेटिवली फार अवे। यू गॉट इट? तो एक्लिप्स और स्टैगर्ड में एक्लिप्स्ड इज लेस स्टेबल, इस बात को लिख लीजिएगा, एक्लिप्स्ड इज लेस स्टेबल। अब कम स्टेबल जो होता है एक्लिप्स्ड, इसके दो रीजन होते हैं, क्योंकि दो तरह के स्ट्रेन होते हैं बच्चों। यहां पे एक स्ट्रेन जो होता है उसको बोलते हैं टॉर्जनल स्ट्रेन, एंड सेकेंड टाइप का स्ट्रेन जो इसके अंदर आता है उसको बोलते हैं स्टेरिक स्ट्रेन, या उसको वॉन्डरवॉल स्ट्रेन भी बोलते हैं। तो दो तरह के स्ट्रेन है जिसकी वजह से एक्लिप्स्ड इज लेस स्टेबल, इस बात को लिख लीजिएगा। एक को बोलते हैं टॉर्जनल स्ट्रेन और एक होता है स्टेरिक स्ट्रेन। स्टेरिक स्ट्रेन जो होता है, या वॉन्डरवॉल स्ट्रेन भी उसको बोलते हैं बेटा, वो होता है ये जो ग्रुप्स यहाँ पे लगे हैं उन ग्रुप्स के रिपल्शन, उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच में जो रिपल्शंस हैं उसकी वजह से होता है। और टॉर्जनल स्ट्रेन कम फ्रॉम दिस, जो ये CH का बॉन्ड है ना, इन बॉन्ड्स के बीच में बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से ये होता है। तो लिख लेना, टॉर्जनल स्ट्रेन कम्स फ्रॉम बॉन्ड पेयर रिपल्शन, टॉर्जनल स्ट्रेन कम्स फ्रॉम बॉन्ड पेयर रिपल्शन, स्टेरिक स्ट्रेन कम फ्रॉम repulsion between electron cloud of interacting groups, comes from repulsion between steric repulsion between electron clouds of interacting groups, जैसे कि इस केस में HH है। अब यहां पे स्टेरिक स्ट्रेन बहुत ही नेग्लिजिबल है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होने की वजह से दैट इज वेरी लो, क्योंकि हाइड्रोजन का क्या ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, आप देख रहे हो। लेकिन जैसे ही यहाँ मिथाइल बड़े बड़े ग्रुप आएंगे, स्टेरिक स्ट्रेन विल डोमिनेट, वो टॉर्जनल पे डोमिनेट करेगा। बट इन दिस पर्टिकुलर केस ऑफ इथेन, टॉर्जनल स्ट्रेन डोमिनेट्स, लिख लेना, इन केस ऑफ इथेन टॉर्जनल स्ट्रेन डोमिनेट्स। इथेन के बाद हम जो भी लेंगे, ब्यूटेन लेंगे, आगे पेंटेन लेंगे, जो भी लेंगे, उनमें स्टेरिक स्ट्रेन डोमिनेट कर जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो जाएंगे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल के, तो वो बात होती है, राइट। अब यहीं पे इसी को अगर हम न्यूमैन प्रोजेक्शन में बनाए बेटा, तो न्यूमैन प्रोजेक्शन में इसका स्ट्रक्चर बनता है, इनके स्ट्रक्चर बनते हैं कुछ ऐसे, एक्लिप्स के स्ट्रक्चर कुछ इस तरह के बनते हैं। और यहाँ पे स्टैगर्ड की अगर हम बात करें तो स्टैगर्ड में जो शेप बनती है वो कुछ इस तरह की बनती है, इस तरह की शेप हमारे सामने बनती है। अब यहाँ पे हमारे सामने अगर हम बात करें तो अगला जो की कॉन्सेप्ट आता है कॉन्फर्मेशंस में, वो आता है इन द केस ऑफ कॉन्फर्मेशंस ऑफ C4H10। ब्यूटेन हमारे सामने दिया हुआ है, और ब्यूटेन में हमारे सामने जब C2C3 जो होता है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, इसके अक्रॉस जब हम कन्फर्मेशंस बनाते हैं तो इन दैट केस हमारे सामने क्या होता है, कुछ इंटरेस्टिंग पैरामीटर्स आते हैं, स्टेबिलिटी के ऑर्डर्स आते हैं, ठीक है। यहाँ पे जब इनको ड्रॉ करते हैं ना तो हमारे पास एक्लिप्स्ड दो तरह के आते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। एक्लिप्स्ड हमारे पास एक तो ये आता है जब ये दोनों कार्बन्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं, इन पे फ्रंट में भी मिथाइल है और बैक में भी मिथाइल है, और बाकी सारे के सारे हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, डन है। और यहीं पे एक्लिप्स में एक और दूसरी पॉसिबिलिटी है, इसमें यहां मिथाइल है हमारे पास, तो पीछे हमारे पास H है और यहां पे हमारे पास CH3 इधर है। तो अब दोनों में डिफरेंस देखिएगा, दोनों में एक्लिप्सिंग हो रही है। एक्लिप्स का मतलब है ओवरलैपिंग, फ्रंट के बॉन्ड्स पीछे वाले को ओवरलैप कर रहे हैं, एक्लिप्स कर रहे हैं। दोनों में एक्लिप्सिंग है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, लेकिन दोनों में से ये वाला है बच्चों, ये है फुली एक्लिप्स्ड, क्योंकि मिथाइल के पीछे मिथाइल, H के पीछे H, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, H के पीछे मिथाइल है या मिथाइल के पीछे H है, तो ये है पार्शियली एक्लिप्स्ड, दिस इज पार्शियली एक्लिप्स्ड। तो इन बोथ द केसेस, फुली एंड पार्शियली, which is more stable, I think आप देख सकते हो, this is relatively better, क्योंकि यहाँ पे बड़े ग्रुप्स बिल्कुल आमने सामने इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो फुली एक्लिप्स जो होता है बच्चों, वो एक्लिप्स में भी लीस्ट स्टेबल होता है,
वो एक्लिप्स्ड में भी लीस्ट स्टेबल होता है। लेकिन यहीं पे अब हम बात करते हैं इसी का जो स्टैगर्ड फॉर्म है। स्टैगर्ड फॉर्म में बेटा दो तरह के फॉर्म आते हैं। स्टैगर्ड फॉर्म या तो ऐसा होता है, शेप तो ऐसी ही होती है, स्टैगर्ड की शेप ऐसी ही होती है। अब यहां पे एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि CH3 जो आपको दिखाई दे रहा है और दूसरा CH3 जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। और यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे जो CH3 है और यहां पे जो CH3 है, दे आर वेरी क्लोज, राइट। तो यहां पे बिल्कुल अपोजिट है, यहां पे बिल्कुल क्लोज हैं, तो यू कैन क्लियरली सी कि भाई यहां पे इनके बीच में एंगल 180 डिग्री का है, यहां पे एंगल 60 डिग्री का है। तो दोनों में ज्यादा स्टेबल नेचुरली ये है। अब ये पर्टिकुलर स्टैगर्ड फॉर्म जिसमें दोनों मिथाइल्स के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, इसको बोलते हैं एंटी। और कभी स्टैगर्ड भी अगर यूज करना है तो एंटी के लिए यूज कर सकते हैं। स्टैगर्ड इज नॉट यूज्ड प्राइमरीली फॉर दिस फॉर्म। ये जो फॉर्म है इसको बच्चों बोला जाता है गॉश। व्हेन दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस इज गॉश। अब ये एंगल जो है, इस एंगल का एक नाम होता है, इस बेनाम रिश्ते का एक नाम है, इसका नाम होता है डाइहेड्रल एंगल। तो कई बार ये शब्द यूज होता है, डाइहेड्रल एंगल, डाइहेड्रल एंगल। तो डाइहेड्रल एंगल क्या है बच्चों? डाइहेड्रल एंगल जो होता है ना, ये फ्रंट के किसी ग्रुप में और बैक के किसी ग्रुप में एंगल को बोलते हैं डाइहेड्रल एंगल। फ्रंट का जैसे ये मिथाइल और बैक का ये मिथाइल, इनके बीच में जो एंगल आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज डाइहेड्रल एंगल। तो डाइहेड्रल एंगल क्या हुआ? इट इज द एंगल बिटवीन, यस यू गॉट द पॉइंट, one group at the front and other at the back। अब ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर समझ में आया? तो भाई यहां पे इन सब में सबसे स्टेबल जो है वो है एंटी। एंटी सबसे स्टेबल है। एंटी के बाद कौन है? गॉश। गॉश के बाद कौन है? पार्शली एक्लिप्स्ड। और फिर कौन है सबसे लोवेस्ट स्टेबल? कौन है? फुली एक्लिप्स्ड। सबसे लोवेस्ट स्टेबल जो है बच्चों वो होता है फुली एक्लिप्स्ड। ठीक है, तो ये अपने को एक पता होना चाहिए कि भाई एंटी इन जनरल सबसे स्टेबल होता है, फिर गॉश होता है, फिर फुली एक्लिप्स्ड, फिर पार्शियल एक्लिप्स्ड, और लोवेस्ट स्टेबल जो होता है वो होता है फुली एक्लिप्स्ड। ठीक है, अब यहां पे क्या, अब कभी कभी लेकिन जिंदगी में बहुत बार जब हम सोचते हैं वो होता नहीं है। देयर आर सर्टेन केसेस जहां पे गॉश फॉर्म एंटी से ज्यादा स्टेबल हो जाता है, जैसे कि ग्लाइकोल। ये जो कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये है इथाइलिन ग्लाइकोल। अब इथाइलिन ग्लाइकोल में क्या होता है, जब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे आप इस पर्टिकुलर C1C2 के अराउंड, यू विल सी कि अच्छा यहां पे जो गॉश फॉर्म है, जो उसका नुकसान था पास होना, वही उसका फायदा हो गया। नजदीकियों में कभी कभी फायदा भी हो जाता है, क्योंकि यहां पे इन दोनों के बीच में इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग हो गई। ऑक्सीजन एट द बैक एंड दिस हाइड्रोजन एट द फ्रंट, दे विल एंजॉय this beautiful intramolecular H bonding, and because of this it is more stable as compared to our anti form. तो गॉश फॉर्म can be more stable if it has intramolecular H bonding, तब ये ज्यादा स्टेबल हो सकता है। You got it बेटा? You understood this point? ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये देखना होता है, कन्फर्मेशनल के क्वेश्चंस हमें करने होते हैं। आइए देखते हैं कन्फर्मेशनल के क्वेश्चंस। कोई क्वेश्चन अगर हमारे सामने आ जाए कन्फर्मेशनल का तो वो भी कर लेंगे। स्ट्रक्चरल के तो हमने कई सारे कर लिए। जैसे ये क्वेश्चन है टोटोमेरिज्म वाला। दिस इज द क्वेश्चन रिगार्डिंग टोटोमेरिज्म। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको करिए एक बार जल्दी से, सभी के सभी वीडियो को पॉज करिए एंड ट्राई दिस क्वेश्चन। ओके बच्चों, होपिंग दैट आप सभी ने इसको ठीक से ट्राई किया होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो बोला हुआ है आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट एग्जिबिट्स टोटोमेरिज्म। तो यहाँ पे सबसे सिंपल है भाई, ये करेगा ना, क्योंकि यहाँ पे 2 पेंटेनॉन दिया हुआ है और 2 पेंटेनॉन में क्लियरली अल्फा H प्रेजेंट है, तो ये बिल्कुल करेगा। ठीक है, लैक्टिक एसिड कैसा होता है, कई बच्चे जानना चाह रहे होंगे। बेटा लैक्टिक एसिड कुछ ऐसा होता है। लैक्टिक एसिड इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो है ना, तो ये अपने को पता होना चाहिए। लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर वी नीड टू नो, पता होना चाहिए, ये बात है। तो द करेक्ट आंसर इज 3। GI वाला अभी अपन ने किया नहीं है, ये भी अलग तरह का क्वेश्चन है, कायरल सेंटर वाला है।
ये भी अलग क्वेश्चन है, ये हम नेक्स्ट उसमें करेंगे। ये भी कायरल सेंटर वाला है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है। ये वाला सवाल भाई सभी के सभी करेंगे। एवरीवन, सभी का सही होना चाहिए। ऑल द ATPians अक्रॉस द नेशन ट्राई दिस क्वेश्चन प्रॉपर्ली। यस एवरीवन, ट्राई दिस क्वेश्चन प्रॉपर्ली, है ना। अच्छा, ब्यूटेन में ना, ब्यूटेन का जब कन्फर्मर बनता है तो उसका जो एनर्जी प्रोफाइल होता है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। इट इज समथिंग लाइक दिस, बड़ी इंटरेस्टिंग शेप बनती है इसकी, कुछ इस तरह की एनर्जी प्रोफाइल। एनर्जी के जो चेंजेस होते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू डायहेड्रल एंगल, जैसे कि 0 डिग्री पे ऐसा होता है, 60 डिग्री पे कुछ ऐसा होता है, 120 पे कुछ ऐसा होता है, और सबसे लोवेस्ट जो होता है वो 180 पे होता है ना। ये वाला नेचुरली आप समझ सकते हैं ये एंटी फॉर्म है, और ये वाला जो डाउन है ये अपना गॉश फॉर्म है, ये अपना गॉश फॉर्म है, ठीक है। तो अगर हम बोले एन ब्यूटेन के कन्फर्मर्स कौन से थे एन ब्यूटेन के, C2C3 के अबाउट, रोटेशन के अबाउट, तो गॉश एंड एंटी वर द ओनली कन्फर्मर्स। कन्फर्मेशंस तो इनफाइनाइट है। अच्छा चलो, ये क्वेश्चन हो गया ना सभी का। 111 ट्राइक्लोरोइथेन बोला है, डायहेड्रल एंगल इन स्टैगर्ड फॉर्म बोला है। अरे भाई पहले तो ये इथेन 111 ट्राइक्लोरो क्या है, तो ये है भाई, ठीक है, इथेन है और यहाँ पे क्या है 2H। अब इसका स्टैगर्ड फॉर्म बनाओगे भाई, तो स्टैगर्ड फॉर्म में डायहेड्रल एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। यह मेंशन नहीं है कि फ्रंट का कौन सा बैक का कौन सा, क्योंकि यहाँ पे सारे ग्रुप सेम है, फ्रंट के तीनों Cl है और बैक के तीनों हाइड्रोजन है। तो जब इसका आप ये वाला फॉर्म बनाओगे बेटा, तो यहाँ पे फ्रंट पे अगर मैंने तीनों क्लोरीन को ले लिया और बैक में तीनों हाइड्रोजन को ले लिया, तो कोई भी एंगल ले लो, ऑल द डायहेड्रल एंगल्स विल बी 60 डिग्री ओनली। तो करेक्ट आंसर इज 60. So dear students, to sum up, I think you have understood various key concepts and in the next lecture हम इसी को आगे continue करेंगे। और हम आगे क्या करेंगे, I think you got this point। हम आगे जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म है हम प्राइमरीली उस पर फोकस करेंगे और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होपिंग दैट ये लेक्चर आप सबके लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर लेक्चर में बच्चों। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।